नमस्कार आप सभी लोगों को। हम लोग चर्चा कर रहे थे विद्यालय और बाल विकास के संबंध में। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया था, जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए या शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, शिक्षण विधियाँ कैसे बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है, अनुशासन का क्या महत्व है, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। इन समस्त बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो विद्यालय और बाल विकास के अंतर्गत शिक्षक का व्यवहार भी आता है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा है। निश्चित तौर पर शिक्षक का व्यवहार बालक के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बालक विकास को माता पिता के बाद विद्यालय में ही अपनी गति प्राप्त करता है, या आप कह सकते हैं कि माता पिता के बाद विद्यालय का शिक्षक ही बालक के विकास की गति को प्रभावित करता है या विकास को प्रभावित करता है। बालक घर का आंगन लांघने के बाद, घर की चार दीवारी लांघने के बाद विद्यालय पहुंचता है, जहां अभिभावकों की भूमिका में उसका शिक्षक होता है। घर में तो अभिभावक पेरेंट्स होते हैं, लेकिन विद्यालय में अभिभावक उसका शिक्षक होता है। बालक को स्नेह, प्रेम, सहानुभूति की आवश्यकता होती है, उसके मनोभावों को समझने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को शिक्षक अच्छी तरह से समझता है और अच्छी तरह से उसे निभाता भी है। मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, जिससे बालक को समझने में वो गलती ना करे, बालक को वो समझे। निश्चित तौर पर शिक्षक अभिभावकों की कमी को पूरा करते हैं, इन्हें स्नेह प्रेम के माध्यम से अध्यापक प्रशिक्षण देता है। शिक्षक अभिभावकों के जैसा बालकों के साथ व्यवहार करते हैं। शिक्षक का कार्य केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता है कि पुस्तकीय ज्ञान जाइए और बांट दे शिक्षक और काम खत्म हो गया, नहीं। वरन बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में विकास करना यह शिक्षक का दायित्व होता है। और एक योग्य शिक्षक, एक समर्थ शिक्षक, एक कुशल शिक्षक इन दायित्वों का निर्वहन भी करता है। निश्चित तौर पर शिक्षक प्रेरणा देने का काम, रुचियों के विकास का, अच्छे चरित्र और नैतिकता का, अच्छी आदतों का तथा अच्छे व्यक्तित्व के विकास का कार्य करता है। ये सारे काम शिक्षक के होते हैं। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि हमें अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षक ढूंढने चाहिए, वह कितने ही महंगे क्यों ना हो। एक अच्छा शिक्षक, एक योग्य शिक्षक, एक कुशल शिक्षक, एक समर्थ शिक्षक मीलों दूर बैठा भी अपने छात्रों के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता है, अपने व्यक्तित्व का छाप छोड़ सकता है। शिक्षक बालक को नवीन और अद्भुत संसार से परिचय कराता है तथा उस संसार में रहने के लिए उसके कौशलों का विकास करता है कि कैसे वो संसार में समायोजन स्थापित करेगा, कैसे वो संसार में रहेगा, वो कौशल विकसित करता है। शिक्षक बालक के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। कहा जाता है कि जिसे अच्छा शिक्षक मिल जाता है उसे आत्म साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है। हम अगर अतीत में जाएं तो श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलकर के विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। विवेकानंद को सब आज जानते हैं। हम लोग कहते भी हैं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, यही मैं मांगता तुमसे कि युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। स्वामी बिरजानंद से मिलकर के दयानंद सरस्वती जी को परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार इतिहास के गर्भ में कितने ऐसे उदाहरण हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सृजन में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के श्रृंगार में
किसी न किसी गुरु का, किसी न किसी शिक्षक का हाथ अवश्य होता है। अच्छा शिक्षक अंतःमन में छिपी शक्तियों का सृजत जागृत करता है। जो बालक के अंतः शक्तियां छिपी हुई अंदर में, उनको जागृत करता है। असफलताओं पर निरुत्साहित नहीं करता है, वरन उनमें पुनः नई शक्ति का संचार करता है। ये नहीं मान लीजिए बालक असफल हो गया तो निरुत्साहित नहीं कर, आप कुछ नहीं कर पाए तो नहीं, उनको पुनः नई शक्ति के साथ, नई ताकत के साथ, नई लगन के साथ, नई निष्ठा के साथ, नई ईमानदारी के साथ परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करता है। छात्रों को आशावादी दृष्टि से देखता है तथा उनमें सकारात्मक सोच उत्पन्न करता है। शिक्षक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तमाम ऐसे कार्य करता है कि अध्यापक छात्र अपने लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त कर सके। निश्चित तौर पर शिक्षक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति विश्वास और संकल्प उत्पन्न करने का कार्य करता है कि विश्वास और संकल्प से किसी कार्य को किया जाए तो निश्चित तौर पर वो पूर्ण होता है। शिक्षक ये प्रेरणा देता है कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए बीच में वो संकल्प नहीं होता। धीरे धीरे ही सही पथ पर बढ़ते रहिए, क्योंकि विजय का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। शिक्षक इस तरह से प्रेरित करता है। शिक्षक के बिना किसी बाह्य अनुशासन यानी दंड के छात्रों में आंतरिक अनुशासन की भावना उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके लिए शिक्षक में स्वयं आत्मसंयम होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, विषय ज्ञान होना चाहिए तथा उच्च आदर्श की आवश्यकता यह शिक्षक में भी होती है। क्योंकि बालक दीपक के समान होता है, जिसमें तेल तो परिवार से भरा जाता है, लेकिन उसे प्रज्वलित करने का कार्य शिक्षक करता है। उसे जलाता शिक्षक ही, प्रज्वलित शिक्षक ही, उसको प्रकाशमान शिक्षक ही बनाता है। और टैगोर कहते हैं कि जिसमें स्वयं प्रकाश होता है वही दीपक को प्रकाशित कर सकता है, वही दीपक को जला सकता है तथा तिमिर को दूर कर सकता है, अंधकार को दूर कर सकता है। अर्थात वो दीपक दूसरे दीपक को क्या जलाएगा जो स्वयं न जल रहा हो। तो शिक्षक को स्वयं पहले इन गुणों से सुशोभित होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका एक कलाकार की होती है, जो अपनी वस्तु यानी छात्र उसका वस्तु के रूप में उसको मिलता है, उसको तराशने का कार्य करता है। कठोर व्यवहार का शिक्षक ये कार्य नहीं कर पाता है। जो कठोर व्यवहार करेगा वो अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा। इसके लिए उदार व्यवहार की आवश्यकता होती है। हमने बताया है आपको कि फ्राबेल ने तो शिक्षक को माली के रूप में वर्णन किया है, जो पौधा रूपी बालक के स्वाभाविक विकास में सहायक भूमिका अदा करता है, सहायक की भूमिका निभाता है। शिक्षक का काम पर्दे के पीछे है। रूसो ने भी यही कहा है कि बालक वह पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। यही एक पॉइंट आता है निर्देशन का, गाइडेंस का। बाल विकास में सही निर्देशन का भाव पड़ता है, सही निर्देशन का प्रभाव तुरंत पड़ता है उसके ऊपर। माता पिता बच्चे की बिना योग्यता, रुचि और क्षमता का ज्ञान किए उन्हें निजी उद्देश्यों पर चलने के लिए बाध्य करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बालक उस क्षेत्र में असफल हो जाता है, जिससे उसमें निराशा और कुंठा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार बालक से संबंधित अन्य कई समस्याएं होती हैं, जिनके कारण उसका विकास अवरुद्ध होता है। वह कक्षा में पीछे बैठा रह जाता है, चुपचाप बैठा रह जाता है, अध्यापक भी ध्यान नहीं देता है। विद्यालय में शिक्षक उसकी रुचियों और आवश्यकताओं को भली भांति पहचानता है। जब उसकी रुचियों को, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी योग्यताओं को पहचानेगा शिक्षक, तो उस पर ध्यान देगा, पिछड़ेपन के कारणों का निदान करता है और तत्पश्चात बालक को सही दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। तो सही निर्देशन पाकर, उचित निर्देशन पाकर, उचित गाइडेंस पाकर बालक अपनी क्षमता अनुसार अपना विकास करता है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर बालक अपने आप में यूनिक होता है, हर बालक की अपनी कोई ना कोई विशेषता होती है। हमारा काम, हम शिक्षकों का काम है उस विशेषता को आगे बढ़ा देना। इसीलिए सही निर्देशन की आवश्यकता होती है। पॉइंट अगला आता है चरित्र निर्माण और नैतिकता। कहा गया है हेल्थ इज लेस, नथिंग इज, मनी इज लेस, नथिंग इज लेस, health is less, something is less, but
करेक्टर इज लेस, एवरीथिंग लेस। विद्यालय वह आधारभूत इकाई है जो बालक में चरित्र एवं नैतिकता का विकास का कार्य करती है। विद्यालयों में व्याख्यानों के द्वारा, शिक्षक के प्रेरणादायी प्रसंगों के उद्धत करने से के द्वारा तथा विद्यालय में छात्र सहगामी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों में चरित्र एवं नैतिकता का गठन होता है। ये सारे कार्य छात्र के चरित्र एवं नैतिकता का गठन करते हैं। चरित्र और नैतिकता की शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। चरित्र और नैतिकता बाजार में बिकने वाली वस्तु भी नहीं है कि खरीद लाइए। ये छात्रों में डाला जाता है अध्यापकों के द्वारा। तो जब शिक्षक स्वयं उस तरह से होगा तभी डाल पाएगा उस चरित्र का गुण, वो नैतिकता का गुण। ये निश्चित तौर पर विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा बालक बालिकाओं में चरित्र और नैतिकता का गठन किया जाता है। चरित्र और नैतिकता की शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से नहीं दी जा सकती। ये शिक्षा व्यवहारों के अनुकरण और प्रेरणा से विकसित होती है। विद्यालय में ये अपेक्षा की जाती है कि शिक्षक आदर्शों और श्रेष्ठ गुणों से युक्त होंगे। जब शिक्षक आदर्शों और श्रेष्ठ गुणों से युक्त होंगे तो निश्चित तौर पर वह अपने विद्यार्थियों को भी श्रेष्ठ गुणों और आदर्शों से युक्त करेंगे, जिनके आचरणों का अनुकरण करके छात्र अपने व्यवहार में परिमार्जन करेगा, परिवर्तन करेगा। प्राचीन काल में इसी प्रकार गुरुकुलों में गुरुओं के चरित्र का अनुकरण कर विद्यार्थी चरित्रवान बनते थे। क्या था? कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खरे काके लागो पाए बलिहारी गुरु, आपने गोविंदो बताए। विद्यार्थी उसे आत्मसात करता था, देखता था, अनुकरण। विद्यार्थी अनुकरण द्वारा सीखता है तो अध्यापक के गुणों को विद्यार्थी अपने में आत्मसात करता था। आज कहा गया गुरु शिष्य बहिर अंध कर लेखा, और एक न सुने एक नहीं देखा। आज गुरु और शिष्य में अंधे बहरे का स्थान संबंध हो गया है। गुरु ज्ञान से अंधा है, उसके पास कुछ ये नहीं है, तो विद्यार्थी भी उसको सुनने के लिए बहरा हो गया कि ना गुरुजी हम ना सुनेंगे, आप जाइए। तो हमें इसको दूर करना होगा, हम अध्यापकों को निश्चित तौर पर कम से कम आज हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्राचीन काल में जो छात्र गुरुओं का अनुकरण करके चरित्रवान बनते थे, आज भी विद्यालय की भूमिका इस दिशा में प्रासंगिक है। हमको ऐसे गुरुओं का निर्माण करना है या ऐसे गुरु बनना है। कम से कम इतना तो अवश्य है कि बालक जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है वहाँ वो अपने शिक्षक के व्यवहार और गुणों से प्रभावित होता है, और जिसे वह अपने जीवन में उतारता है, आत्मसात करता है और फिर जीवन में उतारता है। पूरे जीवन उसके वो गुण रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो इसके लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षक ज्ञानवान के साथ साथ चरित्रवान भी हों। पॉइंट आता है व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का। विद्यालय व्यक्तित्व विकास की सर्वोत्तम औपचारिक संस्था है। विद्यालय में विद्यार्थियों का केवल व्यक्तित्व का विकास ही नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व का श्रृंगार भी होता है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है और श्रृंगार भी करती है। व्यक्तित्व में कई पहलू हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास। किसी एक पहलू के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है। सौंदर्यात्मक विकास तथा आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इन सभी पहलुओं पर विद्यालय ध्यान देता है, यानी सर्वांगीण विकास पर विद्यालय ध्यान देता है। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास था। आज भी इस उद्देश्य को महत्व दिया जाता है और बालक का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में विद्यालय वह मंच या अवसर प्रदान करता है जहां बालक की आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है। बालक विद्यालय में विनम्रता सीखता है, सहिष्णुता सीखता है, सामाजिकता सीखता है, सहयोगात्मकता सीखता है, अनुशासन सीखता है, आत्मसंयम सीखता है, समता, ममता, क्षमता, नम्रता, ये हम आपको बताए ही हैं। इन गुणों को सीख कर समाज में अद्वितीय समायोजन की क्षमता अर्जित करता है। तो उसमें आत्म अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है। तो विद्यालय सामान्य नहीं है। विद्यालय बालक को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद आता है विभिन्न प्रकार की योग्यताएं। विद्यालय बालक में उसकी रुचियों के अनुसार
विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का विकास करता है, जैसे खेल, साहित्य, राजनीति, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, कलाकार, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं, जिनकी प्रतिभाएं अभिव्यक्त होकर निखरती हैं। वैज्ञानिक, कलाकार, तमाम दुनिया भर के इन्हीं योग्यताओं के कारण विशिष्ट क्षेत्रों का व्यक्ति चुनाव करते हैं। विद्यालय पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से इनके विकास का अवसर प्रदान करती हैं। यानी विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से इनके विकास का अवसर मिलता है। यदि विद्यालय में विभिन्न योग्यताओं के विकास की परिस्थितियां निर्मित की जाएं तो प्रतिभाओं को पहचानने में सहायता मिलती है। इसलिए विद्यालयों को एक आदर्श के रूप में अपने आप को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए, और जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके और बालक अच्छे से विद्यालय में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और ज्ञान सीख सके और समाज को दिशा निर्देश देने का काबिल बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।